वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम पढ़ रहे थे। उसी का विस्तार करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य एंड लेटर मौर्यन पीरियड। इसी संदर्भ में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा हमारा कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज विच वाज क्लोजली रिलेटेड टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे दंड नीति, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, सप्तांग थ्योरी क्या है, धर्म विजय, स्तूपा, चैत्य, विहारा, गिल्ड श्रेणी सिस्टम को पढ़ेंगे, टैक्सेशन को पढ़ेंगे, कर सिस्टम को, एंड विष्टि यानी फोर्स लेबर को हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो हमारा चैप्टर होने वाला है विच विल बी ऑन चंद्रगुप्त मौर्य। उसमें हम उसके उत्पत्ति के बारे में, उसके कौन से वर्ण से वो संबंधित था नहीं था, अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी कॉन्क्वेस्ट एंड अचीवमेंट्स, कौन कौन सी उपलब्धियां उनकी रही हैं, जीत रही हैं, और जीवन का अंतिम हिस्सा कैसा रहा, और एक्सपांशन ऑफ मौर्यन एम्पायर के उसके टाइमिंग में मौर्य साम्राज्य का कितना एक्सपांशन हुआ, वृद्धि हुई, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य डायनेस्टी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन, प्रोविंशियल यानी प्रांतीय प्रशासन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहरी या नगरीय प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। चैप्टर नंबर 4 होने वाला है वो है सम्राट अशोक, जिसको हम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी कह देते हैं। अर्ली लाइफ पढ़ेंगे उसका, बैटल ऑफ कलिंगा एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, अशोकाज धम्मा, measures for propagation of dhamma, है ना। So and next we will study administrative reforms by Ashoka, ये हम पढ़ने वाले हैं। पांचवा जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, जिसमें मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट एंड पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स, केव इंस्क्रिप्शन यानी वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, स्तंभ लेख, और लघु स्तंभ लेख, और खासतौर से गुफा अभिलेख, ये हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे मौर्यन एज के कल्चर के बारे में, जिसमें सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि वो क्यों डिसइंटीग्रेशन उसका हो गया, कॉजेस ऑफ द फॉल। फिर शुंगा डायनेस्टी को पढ़ेंगे, अचीवमेंट ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, कर्णवा डायनेस्टी, सातवाहना कल्चर को पढ़ेंगे, जिसमें सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एंड आर्ट को पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे पल्लवास, बैक्ट्रियंस, उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वर्जन यानी विदेशी जो आक्रमण हुए हैं उनको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक, डेमेट्रियस, फिर हम पढ़ेंगे यूक्रेटिडेस एंड मिनेंडर को पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे शकाज, शका में हम पढ़ेंगे शकाज ऑफ तक्षशिला, शकाज ऑफ क्षत्रपा ऑफ मथुरा, शक क्षत्रपा ऑफ मथुरा एंड महाराष्ट्र के शक, सौराष्ट्र के शक, और मालवा के शक क्षत्र, ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे कुषाण डायनेस्टी, जिसमें कनिष्क, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 होगा ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया यानी पूर्वी व दक्षिण भारत, जिसमें चैदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा पूर्वी भारत में पढ़ेंगे, खारवेला एंड हिज अचीवमेंट्स, ये भी पूर्वी डायनेस्टी का है, चोला किंगडम विच इज इन दक्षिण भारत से संबंधित हैं, और चाइरा एंड पांड्या, ये तीनों दक्षिण भारत के बड़े राज्य रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे संगम लिटरेचर को, संगम साहित्य को, संगम एज एंड कल्चर को पढ़ेंगे, जिसमें आर्ट, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बृहत्तर भारत, जिसको हम ग्रेटर इंडिया कह देते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो होगा वो होगा प्राचीन भारतीय इतिहास में
ज्ञान का जो सिस्टम था, नॉलेज सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्कल्पचर, मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान, मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, और इसी के साथ में ये एक आउटलाइन पूरी होती है। अब हम आरंभ करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1, और हम ये कोशिश करेंगे कि 10 चैप्टर 10 के 10 एक ही सीटिंग में पूरे हो जाएं और उनको हम डिस्कस करते हुए कंप्लीट करें। चैप्टर नंबर 1 है प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक संस्थाएं, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचनाएं, एंशियंट इंडियन पॉलिटी, एंशियंट इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, कि हम पढ़ने वाले हैं दंड नीति को। दंड नीति से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे, और उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि डेफिनेशन एंड मीनिंग, परिभाषा एवं मूल अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग। दंड नीति प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार का वह केंद्रीय स्तंभ है जो राज्य में कानून व्यवस्था, शासन और दंड के उचित प्रयोग की विज्ञान या कला से संबंधित है। दंड का अर्थ है बल या कानून का डंडा, और नीति का अर्थ है उसका न्यायोचित और विवेकपूर्ण पालन, है ना। दोनों अलग अलग चीज है, दंड और नीति। अगर हम उसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें, ऐतिहासिक अगर उसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो वो है वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल तक दंड नीति की जो अवधारणा का जो क्रमिक विकास हुआ, जिसमें हमें देखने में आता है महाभारत का शांति पर्व, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति को राज्य के अस्तित्व का आधार बनाया गया है। बिना दंड नीति के राज्य का सर्वाइव करना संभव नहीं। एक बहुत ही फेमस सिद्धांत जिसको हम कहते हैं थियोरी ऑफ मत्स्य अन्याय, कि मत्स्य के अगर राज्य की तरह रख दिया जाए राज्य को, तो किस तरह से वहां पे अन्याय होता है, क्योंकि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पावरफुल हुआ तो क्या वह कमजोर को सताएगा। ये ठीक उसी तरह से है, अगर राज्य दंड नीति को ठीक प्रकार से लागू ना करे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि प्राचीन भारतीय विचारकों जिसमें कौटिल्य और मनु, उन्होंने ये कहा कि दंड नीति या शासन का प्रभावी नियंत्रण अगर नहीं हो तो समाज में मत्स्य अन्याय, यानी जैसे बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को निगलने जैसी अराजकता रहती है, उसी तरह से जब कोई व्यक्ति पावरफुल हो जाएगा, बहुत बलशाली हो जाएगा, तब वो गरीबों को और जो लोग समाज के हाशिए पर हैं उनको वो सताएगा, परेशान करेगा और मार भी सकता है। तो इसीलिए राज्य को ये नियम बनाना चाहिए कि दंड नीति हो, जिसके कारण से लोगों का जो विश्वास है वो राज्य के ऊपर होना चाहिए। अब इतिहासकारों के व्यू की बात करें, डॉक्टर आर एस शर्मा जो कि मार्क्सिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियन रहे हैं, और डॉक्टर के पी जायसवाल सर जो कि नेशनलिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दंड नीति केवल दमन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंध यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और धर्म की रक्षा का एक अनिवार्य माध्यम थी। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, अलग से हम इसको पढ़ रहे हैं, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे पहले तो उसको किसने लिखा था, तो ये मौर्य काल में लिखा गया था, और 300 सामान्य संवत पूर्व के आसपास में इसको लिखा गया था। कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने ही इसको लिखा, और जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और महामात्र भी थे। अगर हम इस ग्रंथ के स्ट्रक्चर की बात करें, तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वॉल्यूम हैं, जिसमें 150 प्रकरण हैं, चैप्टर्स हैं, और लगभग 6000 श्लोक हैं। और अगर हम रीडिस्कवरी की बात करें, पुनः खोज जब हुई थी इसके,
तो इस ग्रंथ की जो पांडुलिपि की जो खोज हमें मिली है वो 1905 में मैसूर के तंजौर के एक पंडित के द्वारा की गई थी, और वर्ष 1909 में आर समशास्त्री ने इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, यह ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, टैक्स प्रणाली, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति मंडल सिद्धांत पर सबसे अधिक प्रमाणित ऐतिहासिक शोध माना जाता है। अब हम बात करेंगे सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो दिया गया सप्तांग सिद्धांत है, वो बहुत पॉपुलर हुआ है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के अंगों का वर्णन करते हुए राज्य को एक सजीव प्राणी यानी ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके 7 अंग यानी लिम्स निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? सबसे पहले होता है स्वामी, जिसको हम क्या कहते हैं? राजा। फिर होते हैं मंत्री, जिसको हम अमात्य कहते हैं, अमात्य, ये हो गया 2। फिर होता है जनपद, एक क्षेत्र, जनपद। और चौथे नंबर पर है, वो है दुर्ग, फोर्टिफिकेशन। और फिर है 5वें नंबर पे कोश, फाइनेंस। छठे नंबर पे है दंड या बल, पावर। और 7वें नंबर पे है, वो है मित्र, मित्र। वैसे शुक्राचार्य जी एक्चुअली शत्रु को भी राज्य के अंग के रूप में ही मानते हैं। शुक्राचार्य जी ऐसे मानते हैं शुभ नीति सार में कि भाई राज्य के जैसे मित्र होता है वैसे शत्रु भी होता है। तो अगर हम स्वामी की बात करें, राजा या शासक जो सर्वोच्च अधिकारी या राज्य का मुखिया होता है। अमात्य, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी या उच्च श्रेणी के जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको कहा गया है। जनपदा की अगर हम बात करें, जो टेरिटरी है जहाँ पर स्थायी जनसंख्या जैसे किसान हैं, प्रजा हैं, वो लोग रहते हैं। दुर्ग जो है राज्य की रक्षा के लिए निर्मित विभिन्न प्रकार के दुर्ग, जिसको हम औदक दुर्ग, पावर दुर्ग, धनु दुर्ग, वन दुर्ग, अलग अलग तरह के दुर्ग माने गए हैं। कोष की बात करें, राजकीय खजाना, जिसे सेना और प्रशासन अपना कार्य चलाते हैं। और दंड या बल की बात करें तो राज्य की स्थायी और सुसज्जित सेना, मिलिट्री एंड आर्म जो फोर्सेस हैं, उनको माना गया है। मित्र जो है राज्य के सहयोगी और वैधानिक रूप से स्वीकृत मित्र राज्य को मित्र कहा गया है। अब हम बात करेंगे धर्म विजय की। धर्म विजय के जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामरिक दर्शन में विजय के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है असुर विजय, दूसरा है लोभ विजय, तीसरा है धर्म विजय। तो धर्म विजय की विशेषताएं बता देते हैं। धर्म विजय वह विजय है जिसमें विजेता राजा शत्रु राजा को पराजित करने के बाद उसके राज्य को अपने साम्राज्य में सीधे नहीं मिलाता, बल्कि उसका अधीनस्थ यानी वेसल्स के रूप में या सबॉर्डिनेट बना करके उसकी संप्रभुता का सम्मान करता है और नैतिक और धार्मिक नियमों का पालन करता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग में जब युद्ध किया था 661 सामान्य संवत पूर्व के बाद में, तो उन्होंने भीषण रक्तपात को देख करके भौतिक दिग्विजय भेरी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा की थी। तो भेरी घोष उन्होंने त्याग दिया था, यानी युद्ध को त्याग दिया था, और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का ऊपर आधारित धम्म विजय को उन्होंने अपनाया और अपने शासन का प्रमुख मुख्य लक्ष्य उन्होंने धम्म विजय बनाया। और इसका उल्लेख अशोक का जो 13वां जो शिलालेख है, रोक एरिक 13, उसमें हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे स्तूपा की, स्तूप की। तो स्तूप शब्द से क्या मीनिंग है? स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। यह मूल रूप से एक पवित्र समाधि या टीला होता था जिसमें बुद्ध या प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक अवशेष, शारीरिक धातु वहां पर रखे जाते थे। जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, मेजर हिस्टोरिकल साइट्स की अगर हम बात करें, जैसे सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में करवाया गया था और शुंग काल लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिर इसका और विस्तार हुआ और पाषाण रेलिंग और तोरण द्वार शुंग के द्वारा जोड़े गए थे। अब हम भरहूत स्तूप की बात करें जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। यह शुंग कालीन वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है
इसकी खोज अंतरिक्ष और इतिहास से रिलेटेड इंटरेस्टेड कनिंगम के द्वारा की गई थी। कनिंगम का नाम सुना होगा आपने, उन जिन्होंने एएसआई की स्थापना में योगदान भी दिया था, है ना। सारनाथ उत्तर प्रदेश के अमरावती स्तूप जो सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है और अमरावती स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में है। सातवाहन काल में अमरावती स्तूप का संगमरमर से भव्य विकास हुआ था। और नेक्स्ट हम बात करेंगे चैत्य की। चैत्य क्या होता है? चैत्य का मतलब है, चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना गृह या उपासना स्थल, प्रेयर हॉल्स होते थे, जिनके अंत में एक स्तूप बना होता था। वास्तुकला की बात करें, हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, ये आमतौर पर पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं, रॉक कट आर्किटेक्चर के रूप में होते थे, जिनका आकार आयताकार और छत अर्ध गोलाकार होती थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्थान की बात करें, क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस की, तो कार्ले चैत्य जो है, कार्ले जो चैत्य है वो महाराष्ट्र में है, पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा भव्य चैत्य, जो कि सातवाहन काल करीब लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। और भांजा, कनेरी, अजंता जो गुफा 19 और 26, एलोरा की गुफा 10 जो विश्वकर्मा गुफा है, के चैत्य ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब हम बात करेंगे विहार। विहार क्या होता है? विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान या मठ, मोनेस्ट्रीज के रूप में होते थे, जहाँ विश्व भिक्षु जो हैं वो वर्षा ऋतु के दौरान वास करते थे, निवास करते थे और अपना अध्ययन मनन का काम करते थे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, प्रारंभिक विहार लकड़ी और फूस के होते थे, किंतु बाद में मौर्य, सातवाहन, क्षत्रप और गुप्त काल में पत्थरों को काटकर स्थायी विहार बनाए जाने लगे। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात करें, अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं, बाघ की गुफाएं बौद्ध विहारों और चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नालंदा और विक्रमशिला महाविहार प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में उभरे थे। अब हम बात करेंगे गिल्ड सिस्टम की, गिल्ड या श्रेणी व्यवस्था की। तो श्रेणी व्यवस्था क्या है? प्राचीन भारत में व्यापारियों, शिल्पकारों, कारीगरों के संघ या संगठन को श्रेणी कहा जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था, जिसको हम श्रेष्ठीन या ज्येष्ठक कहते थे। अगर कार्य, फंक्शन एंड पावर्स की बात करें, श्रेणियां अपने सदस्यों के लिए उत्पादन के नियम, मूल्य निर्धारण और मजदूरी तय करती थी। क्या काम करती थी श्रेणियों के काम? श्रेणियां अपने सदस्यों के लिए उत्पादन के नियम, मूल्य निर्धारण और मजदूरी तय करते थे। उनके पास सदस्यों के विवाद को सुलझाने के लिए अपनी न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर होती थी। वे एक बैंक की तरह भी काम करती थी, जहां लोग धन जमा कर सकते थे और श्रेणियां उस पर ब्याज देती थी, जैसे मंदिरों या धार्मिक कार्यों के लिए दान देना। ऐतिहासिक प्रमाण की अगर हम बात करें, तो मौर्योत्तर काल, कुषाण और सातवाहन काल के टाइमिंग में श्रेणियों का सिक्कों और अभिलेखों जैसे नासिर और जुन्नार अभिलेख में व्यापक रूप से उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कर यानी टैक्सेशन की, कर सिस्टम की। तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में राजा द्वारा प्रजा से उसकी आय या उपज के एक निश्चित हिस्से के रूप में वसूला जाने वाला अनिवार्य, कंपलसरी एक कर होता था, टैक्स होता था। वो कुछ अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे एक भागा जिसको हम कहते थे, ये कृषि उपज का राजा का हिस्सा, जो सामान्यतः 1/6 लगभग 17% के आसपास में होता था, 16.87, है ना। तो ये मान के चलिए लगभग 17% के आसपास में, 1/6 का मतलब यही हुआ। बलि कर जो है वो वैदिक काल में एक स्वैच्छिक भेंट होती थी, जो मौर्य काल तक आते आते अनिवार्य बन गई। वैदिक काल में ये स्वैच्छिक था, मतलब अपनी इच्छा से दिया जाता था, लेकिन मौर्य काल तक आते आते ये कंपलसरी बन गया। और हिरण्य कर जो है वो एक तरह का कैश टैक्स होता था, नकद कर होता था, जो कृषि उत्पादों के बजाय मुद्रा के रूप में दिया जाता था। शुल्क जो है वो व्यापारिक वस्तुओं के ऊपर लगने वाला आयात निर्यात कर यानी कस्टम या टोल के तरह से लिया जाता था। नेक्स्ट हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और गुप्तकालीन शिलालेखों जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति में विभिन्न करों का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है, जो राज्य की राजकोषीय यानी फिजिकल सिस्टम की सुदृढ़ता को दर्शाता है। अब हम बात करने वाले हैं विष्टि की, बेगार यानी फोर्स लेबर के रूप में। इसको हम किस रूप में समझते हैं? प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत में राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा जनता से करवाया जाने वाला निशुल्क या बेगार श्रम विष्टि कहलाता था।
ऐतिहासिक संदर्भ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, मौर्य काल में राज्य के निर्माण कार्यों और प्रशासनिक संदेश वाहकों के लिए इसका उपयोग होता था। गुप्त काल और उसके बाद के अभिलेखों जैसे जूनागढ़ का अभिलेख है, वाकाटका गुप्तकालीन ताम्रलेख है, उसमें विष्टि का उल्लेख एक नियमित कर के रूप में मिलने लगा। अ, नियमित कर के रूप में मिलने लगता है यह मैं यहाँ से। और जहाँ किसानों कामगारों को राजा या सामंत के लिए बिना वेतन के काम करना पड़ता था। अगर हम इतिहासकार आर एस शर्मा की बात माने तो उन्होंने कहा कि विष्टि को भारतीय सामंतवाद का उदय और कृषकों के उत्पीड़न के एक प्रमुख प्रमाण के रूप में आर एस शर्मा इसको देखते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के बारे में समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति और उसकी जाति यानी कास्ट या लीनेज को लेकर के जो इतिहासकार हैं उनमें बहुत ही मतभेद रहा है। तो कुछ लोग उनको ब्राह्मण अगर ग्रंथों की या पुराणों की बात करें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड पुराणास। तो मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने एक किताब लिखी थी मुद्रा राक्षस, उसमें और उसकी टीका जो धुंडीराज ने बाद में लिखे थे, उसमें चंद्रगुप्त को वृषल यानी हीन कुल का या निम्न कुल में उत्पन्न या कुलहीन बताया गया है। पुराणों में मौर्य वंश को शूद्र या निम्न कुल का माना गया है। अगर हम बौद्ध ग्रंथों की या जैन ग्रंथों की बात करें, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट की बात करें, तो महावंश टीका और दीप वंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त पिपली वन के मौर्य या क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। मौर्य या क्षत्रिय कुल से संबंधित थे जो शाक्य वंश की ही एक शाखा थे। और अगर हम जैन परंपरा की बात करें जिन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखा था हेमचंद्र शूरी, हेमचंद्र ने अपनी परिशिष्ट पर्वन में बताया है कि वे मयूर पोषक यानी पिकोक टेमर ग्राम के मुखिया की एक पुत्री के पुत्र थे। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट में देखने को मिलते हैं। अगर हम ग्रीक अकाउंट्स की बात करें, यूनानी विवरण की बात करें, तो यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त को साधारण कुल यानी हम्बल ओरिजिन का बताया है और उसे सेंड्रोकोटस का नाम दिया था। अगर हम मॉडर्न हिस्टोरियंस की बात करें तो डॉक्टर एस.सी. रायचौधरी, हेमचंद्र रायचौधरी और आर.के. मुकुंद, राधा कुमुद मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो एक क्षत्रिय था। और लेकिन अगर हम प्रोफेसर आर एस शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई वो शूद्र या स्थानीय जनजाति पृष्ठभूमि से आते थे। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और फिर चाणक्य का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्ली लाइफ एंड चाणक्याज इन्फ्लुएंस ऑन चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म एंड प्रारंभिक अवस्था की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 345 सामान्य संवत पूर्व बीसीई बिफोर कॉमन इरा में हुआ था। कहावतों के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार बचपन में उसे राजकीय क्रीड़ा यानी किंग्स गेम नामक खेल में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया था और इसी दौरान ही उसकी चाणक्य से भेंट होती है। तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे चाणक्य, कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, जो उनको वो धनानंद नंद वंश के राजा द्वारा अपमान उनका हुआ था। उसके बाद में चाणक्य ने नंद साम्राज्य के विनाश का संकल्प लिया था और उन्होंने विंध्याचल के वनों में चंद्रगुप्त को देखा और उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसे तक्षशिला ले गई, जहां उसे युद्ध कला, राजनीति और शस्त्र शास्त्र की उच्च शिक्षा दी गई थी। नंद वंश का पतन की अगर हम बात करें, फॉल ऑफ नंदा डायनेस्टी, चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के सैन्य कौशल के बल पर उन्होंने उत्तर पश्चिम के विदेशी अवशेषों को समेटते हुए मगध पर आक्रमण किया और अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो लगभग 321-22 सामान्य संवत पूर्व के आसपास में रही है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की कॉन्क्वेस्ट एंड अचीवमेंट्स की बात करें तो पंजाब और उत्तर पश्चिम की विजय, सिकंदर के आक्रमण के बाद उत्तर पश्चिम भारत में फैली राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त ने ग्रीक क्षेत्रपतियों को खदेड़ दिया और सेलुकस निकेटर के साथ में युद्ध हुआ था 1905 सामान्य संवत पूर्व में। सिकंदर के सेनापति और सीरिया के ग्रीक शासक सेलुकस निकेटर ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को पुनः जीतने के लिए आक्रमण किया। सिंधु नदी के तट पर हुए इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बहुत बुरी तरह से पराजित किया और बाद में एक ऐतिहासिक संधि हो गई, फिर हेलेना की शादी भी की।
ऐतिहासिक जो ट्रीटी ऑफ 303 सामान्य संवत पूर्व, है ना, 303 सामान्य संवत पूर्व की ट्रीटी हुई थी। पराजय के बाद दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक संधि हुई जिसे सेलुकस ने अराकोस या कंधार, जर्ड्रोस या बलूचिस्तान, पेरीपेनी सेडाई कबुल और एरिया हेरत के 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। इस संधि का विवरण यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो और एपियंस ने दिया है। वैवाहिक संबंध की बात करें तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्र हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। और मेगस्थनीज के आगमन की अगर हम बात करें, सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना हुई और जिसमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और समाज के बारे में काफी सारी जानकारी हमें मिलती है। दक्षिण भारत की विजय की बात करें तो जैन और तमिल स्रोतों से, जिसमें अहनानूर और पुराणासुर तथा अभिलेखीय साक्ष्यों, जिसमें अशोक के अभिलेख और मैसूर के श्रवण बेलगोला के संदर्भ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का विस्तार और दक्षिण भारत कर्नाटक तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। अब हम बात करेंगे एक्सपांशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य, फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर था। उसकी टेरिटरीज क्या थी, बाउंड्रीज क्या थी, उसकी बात कर लेते हैं हम। उत्तर भारत में हिमालय की तराई और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, जो अभी जहां पर अफगानिस्तान है, वहां तक उसकी उत्तर भारत में सीमा होती थी। दक्षिण की बात करें तो मैसूर, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, वहां पर उसका दक्षिण का सीमा होती थी। और पूर्व में बंगाल और असम के सीमावर्ती क्षेत्र भी उसके अधीन थे। और पश्चिम की बात करें तो अरब सागर और सौराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र, उसके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था, ये इसका साक्ष्य है। अगर हम प्लूटार्क की बात करें, प्लूटार्क ने कहा, जो यूनानी लेखक थे, उन्होंने कहा चंद्रगुप्त ने 6 लाख की विशाल सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया और अपने अधीन कर दिया। तो नो डाउट ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन हाँ, ये उनका स्टेटमेंट है। अंतिम जीवन और जैन धर्म में दीक्षा की बात करें, लास्ट लाइफ एंड डेथ, तो सबसे पहले उन्होंने किया, राज्य का परित्याग कर दिया। जैन परंपराओं में, जैसे भद्रबाहुचरित और हेमचंद्र की रचनाओं के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में भीषण अकाल, जो कि 12 साल तक अकाल चला था, की भविष्यवाणी भद्रबाहु से सुनने के बाद में सिंहासन का त्याग कर दिया और अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप दी। फिर जैन धर्म में दीक्षा ली। वे प्रसिद्ध जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गए और जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और संथारा या संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के मैसूर में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी पर निवास किया। वहीं जैन विधि के अनुसार उपवास यानी संलेखना या संथारा के द्वारा उन्होंने लगभग 298 सामान्य संवत पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण बेलगोला की चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित चंद्रगुप्त बसादी आज भी इस महान सम्राट के अंतिम समय की ऐतिहासिक स्मृति को सजीव रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मौर्य साम्राज्य का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था और बहुत ही सेंट्रलाइज था, जिसमें राजा ही सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। राजा, द किंग, कोटले के अनुसार राजा का सर्वोच्च प्रशासक, सेनापति और न्यायाधीश होता था। राजा सर्वोच्च प्रशासक, सेनापति और न्यायाधीश होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी। कौटिल्य ने कहा, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, वैसे ही राजा मंत्रियों के बिना शासन नहीं चला सकता। मंत्री परिषद और मंत्री की बात करें, मंत्री परिषद एंड मंत्रीज, मिनिस्टर्स, मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी योग्यता की परीक्षा
उपाधा परीक्षण, चरित्र, धर्म, भय और अर्थ की परीक्षा होने के बाद ही उनको मंत्री पद नियुक्त किया जाता था। मंत्रिपरिषद में आंतरिक समिति को मंत्रिण कहा जाता था, जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज शामिल होते थे। तीर्थ और महामात्र, तीर्थाज एंड महामात्रास। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 थी। इन अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद या जागीर के रूप में उच्च राशि मिलती थी। प्रधानमंत्री पुरोहित को 48,000 पर्ण वार्षिक दिया जाता था। कुछ प्रमुख तीर्थ और उनके कार्य। समाहर्ता की अगर हम बात करें, जो कि रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करता था, राजस्व संग्रहण का काम वो करता था और आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी था, एक तरह से केग की तरह। सन्निधाता राजकोषीय और भंडारों यानी स्टोर हाउसेस का मुख्य संरक्षक था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। व्यवहारिक जो था वो प्रमुख न्यायाधीश यानी दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष हुआ करता था। और प्रदेष्टा थे जो वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था, जो दंड विधान के काम वो बताते थे। अब हम अध्यक्ष की बात करें। अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण में विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक विभागों की देखरेख के लिए 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जैसे स्वर्ण अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, शीताध्यक्ष, इस तरह से। अब हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। मौर्य साम्राज्य के सुचारू संचालन के लिए कई प्रांतों यानी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। प्रांतों की संख्या की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभाजित था, जिसका विस्तार अशोक के समय में 5 प्रांत हो गए, प्रोविंसेस हो गए। प्रमुख प्रांत और उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी? पहला देखेंगे हम उत्तरापद, उत्तर पश्चिम, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था प्रज्योति, दक्षिणापद, जिसकी राजधानी थी, प्राग ज्योतिषपुर भी कह सकते हैं इसको, उसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। तीसरा था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। और चौथा था प्राच्य, जिसको मध्य देश यानी केंद्रीय पार्ट भी कहा जाता था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चौथा था कलिंग, अशोक के द्वारा बाद में जोड़ा गया था, इसकी राजधानी थी तोसली। शासकीय अधिकारियों की अगर हम बात करें, प्रांतों का प्रशासन राजा के राज परिवार के सदस्यों, आमतौर पर कुमार या आर्यपुत्र के द्वारा चलाया जाता था। प्रांतों में उनकी सहायता के लिए महामात्र और स्थानीय अधिकारी नियुक्त होते थे। नगर प्रशासन की अगर हम बात करें, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मेगस्थनीज का इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का अति सुंदर और वैज्ञानिक विवरण मिलता है। नगर प्रशासन की देखरेख 30 सदस्यों की एक नगर परिषद करती थी, जो 6 उप समितियों बोर्ड्स में विभाजित थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जैसे प्रत्येक सदस्य में 5 सदस्य हैं, टोटल 6 समितियां हैं, तो 30 सदस्य हो गए। प्रथम समिति शिल्प और कारीगरों, आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन का निरीक्षण करना और उनके हितों की रक्षा करना उसका काम होता था। द्वितीय समिति विदेशियों यानी फॉरेनर्स की आवाजाही, उनके ठहरने, खाने, चिकित्सा की देखभाल करना, और जो गुप्तचर प्रणाली भी इसी से जुड़ी हुई थी। तृतीय समिति जो थी वो जन्म मृत्यु का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स रखना, इसका उपयोग कर निर्धारण के लिए टैक्स फिक्स करने के लिए किया जाता था। चतुर्थ समिति वाणिज्य और व्यापार समिति थी, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर नियंत्रण करना, बाट माप, वेट एंड मेजर्स के बारे में निरीक्षण करना, इसका काम होता था। पंचम समिति जो थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और मिलावट को रोकना, इसका काम होता था। छठी जो समिति बाद में बनी गई थी वो थी सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर, सेल टैक्स, आमतौर पर मूल्य का लगभग 10वां भाग होता था, उसकी वसूली करना था। अब हम बात करेंगे, 6 समितियां होती थी, 6 समितियां, एक समिति में 5, तो टोटल मिला के 30 मेंबर, इस तरह से। हाँ, 6 समिति थे। अब हम बात करेंगे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, ग्राम प्रशासन। गांव चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन की व्यवस्था की एक सबसे छोटी और बुनियादी इकाई थे। उसमें एक थे ग्राम अधिकारी। गांव के प्रशासनिक प्रमुख को ग्रामिक या ग्रामीणी कहा जाता था।
जो ग्रामीणों द्वारा ही चुना जाता था या सरकारी नियंत्रण में होता था। गांव के समूह पर नियंत्रण रखने के लिए गोप, जो 10 गांवों का प्रभारी होता था, स्थानिक, जो 800 गांवों का प्रभारी होता था, ये नियुक्त किए जाते थे। स्वायत्तता और आर्थिक गतिविधियों की अगर हम बात करें, ग्राम प्रशासन काफी हद तक सेल्फ गवर्न था, यानी स्वशासित था। भूमि की पैमाइश और सीमांकन के लिए रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारी काम करते थे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सिंचाई के साधन जैसे नदियां, कुएं, झीलें उपलब्ध कराता था। कौटिल्य ने राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि को सीता भूमि कहा, जिसकी देखरेख सीता अध्यक्ष करता था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है सम्राट अशोक या प्रियदर्शी। सबसे पहले हम उसके प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण के बारे में बात कर लेते हैं। अर्ली लाइफ एंड एक्सेशन टू द थ्रोन। माता पिता और नाम। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महानतम शासक थे। वे बिंदुसार और उनकी रानी सुभद्रांगी, जिसे धर्मा भी कहा जाता है, उसके पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार वे बिंदुसार के 101 पुत्रों में से एक थे। प्रारंभिक नियुक्तियां। सम्राट बनने से पहले अशोक ने अत्यंत प्रतिभाशाली और कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्हें तक्षशिला और उज्जैन अवंती के प्रांतों में विद्रोह का दमन करने के लिए कुमार राज्य अधिकारी के रूप में भेजा गया था। उज्जैन में अपने कार्यकाल के दौरान उनका विवाह विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री देवी, यानी वेद महादेवी से हुआ था, जिससे उन्हें महेंद्र और संघमित्रा जैसी संतानें प्राप्त हुई। उत्तराधिकार का संघर्ष, वॉर ऑफ सक्सेशन। बिंदुसार की मृत्यु 273 सामान्य संवत पूर्व के आसपास में हो गई थी। उसके बाद में सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध हो गया और बौद्ध परंपराओं के अनुसार, जैसे दीपवंश और लामा तारानाथ ने बताया है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया। हालांकि राज्यारोहण और विधिवत राज्याभिषेक के बीच में 4 वर्ष का अंतर था। अभिषेक जो है वो 269 सामान्य संवत पूर्व में हुआ था। और अभिलेख के नाम मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख, उद्गोलम अभिलेख की उसमें जो है उसका नाम अशोक मिलता है। जबकि अधिकांश शिलालेखों और स्तंभ लेखों में उन्हें देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी, सुंदर दिखने वाला या सबकी भलाई चाहने वाला कहा गया है। कलिंग युद्ध और परिणाम की बात करें, बैटल ऑफ कलिंगा एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। समय और कारण। अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष 261 सामान्य संवत पूर्व, बिफोर कॉमन एरा, कलिंग, आधुनिक ओडिशा जहां पे पड़ता है, वहां पर आक्रमण किया। कलिंग का सामरिक और व्यावसायिक महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये दक्षिण भारत के समुद्री मार्गों और व्यापारिक बंदरगाहों को नियंत्रित करता था। भीषण रक्तपात। कलिंग युद्ध अपने समय के सबसे भीषण और क्रूर संघर्षों में से एक था। अशोक के 13वें शिलालेख रोक एडिक्ट 13 के अनुसार इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए थे, और इससे कई गुना अधिक लोग महामारी, भूखमरी और अकाल से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रभाव अशोक के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ा था। युद्ध के मैदान में फैले नरसंहार, चीखों, अनाथ बच्चों व विधवाओं के विलाप ने अशोक के अंत्यकरण को झकझोर दिया, और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त या निगृत के संपर्क में आने के बाद अशोक ने सदा के लिए हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उन्होंने धम्म घोष को अपना लिया, भेरी घोष के बजाय। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उसने अपनी नीति दिग्विजय यानी सैन्य विजय से बदलकर स्थायी रूप से धम्म विजय, नैतिक सांस्कृतिक विजय में परिवर्तित कर दी। प्लूटार्क या अन्य यूनानी विवरणों की तरह अशोक इतिहास का वह इकलौता सम्राट है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय का जश्न मनाने के बजाय युद्ध की घोषणा के लिए को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अशोक के धम्म की बात कर लेते हैं। अशोकाज धम्म
क्या ये बौद्ध धर्म था या कुछ अलग था? इस पर बड़ी अ, विवाद होता है। इस पर बात कर लेते हैं। धम्म का वास्तविक अर्थ क्या है? अशोक का धम्म कोई नया धर्म या बौद्ध धर्म या राजनीतिक संस्करण नहीं था, बल्कि ये एक सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों, नैतिक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट और सामाजिक सद्भाव का एक समुच्चय, सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल था। ये विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मेल मिलाप का माध्यम था। तो अशोक के धम्म के मुख्य प्रिंसिपल क्या होते थे? बड़ों का आदर करना, गुरुओं की सेवा करना, जिसमें माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करना, अहिंसा और जीवों के प्रति दया का भाव रखना, सभी प्रकार के जीवों, पशु पक्षियों की हत्या या उनके प्रति क्रूरता का त्याग करना, सत्यवादिता और दान, सत्य बोलना, दान देना और शुद्ध आचरण रखना, संयम और अल्पवय, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और धन का अपव्यय नहीं करना, दासों और सेवकों के प्रति दयालु व्यवहार, नौकरों, दासों और गरीबों के साथ मानवीय और न्याय उचित व्यवहार करना, धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। अशोक के 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों और धर्मों के प्रति आदर भाव रखने और अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा न करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। धम्म के प्रचार प्रसार के उपाय, मेजर्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ धम्मा। अशोक ने अपने व्यक्तिगत विश्वास को राज्य सीमाओं से परे वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए कई अनूठे और दूरगामी उपाय किए थे, जिनमें एक काम था अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा मद्रास। राज्यरोहण के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किए थे। ये विशेष अधिकारी होते थे और इनका काम समाज के विभिन्न वर्गों में धम्म का प्रचार करना, कैदियों की रिहाई और उनकी सजा कम करवाना और जरूरतमंदों की सहायता करना था। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए उसने संपूर्ण राज्य में प्राकृत, ग्रीक, अरेमाइक भाषाओं, ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों में चट्टानों और पत्थरों पर धम्म लिपियां खुदवाई। जेम्स प्रेसेप्ट ने पहली बार 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों के दौरे। प्रशासनिक अधिकारियों जैसे रज्जुक को नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को नैतिक शिक्षाएं देने और धम्म के नियमों के पालन कराने के निर्देश दिए गए, जिसे अनुशिष्टि कहा गया। लोक कल्याण के कार्य, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना, मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालयों, हॉस्पिटल्स की स्थापना करना धम्म का अभिन्न अंग था। धार्मिक यात्राएं। अशोक ने शिकार खेलने, बिहार यात्रा की पुरानी शाही परंपरा को बंद कर दिया और उसकी जगह बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर जैसी पवित्र बौद्ध स्थलों को धम्म यात्रा उसने शुरू की। लुम्बिनी में उसने कर घटकर 1/8 कर दिया, हालांकि थोड़े दिन ही रखा फिर वापस कर दिया, जिसका उल्लेख रुक्मिनदेई अभिलेख में प्राप्त होता है। विदेशों में प्रचार, फॉरेन मिशंस। बौद्ध धर्म और धम्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए उसने सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, साइरस, एपिरस, श्रीलंका जैसे दूर दराज देशों में अपने प्रचारक और राजदूत, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी जैसे श्रीलंका में भेजा था, उस तरह से उसने प्रचार करवाया। प्रशासनिक सुधार की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें, अशोक ने अपनी नीति में परिवर्तन के साथ साथ साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मानवीय, पारदर्शी और लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी बनाया, जिसमें थे न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म्स, कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया गया। और चौथे स्तंभ लेख के अनुसार अशोक ने मृत्युदंड पाए कैदियों को अपने परिजनों से मिलने और अपील करने के लिए 3 दिन की मोहलत यानी माफी का अवसर भी दिया और प्रांतीय न्यायालयों में न्याय प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाया गया। रज्जुक अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय और राजस्व के मामलों में निष्पक्षता लाने के लिए रज्जुक अधिकारियों को स्वतंत्र न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार सौंपे गए, ताकि ग्रामीण जनता का शोषण न हो सके। नैतिक नियंत्रण पर बल, सैन्य दंड और पुलिस के कठोर नियंत्रण के स्थान पर नैतिक अनुशासन को प्राथमिकता दी गई। उसने घोषणा की कि सभी प्रजा मेरी संतान के समान हैं और जिस प्रकार मैं अपनी संतानों की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहता हूं, वही मेरी प्रजा के लिए है। कलिंग अभिलेख में ऐसा लिखा है। अब हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। तो अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास के सबसे प्रामाणिक और अमूल्य स्रोत हैं। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से सीधा प्रजा को संबोधित किया और इन अभिलेखों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
पहले हैं शिलालेख, फिर हैं स्तंभलेख, फिर है गुफालेख की इंस्क्रिप्शंस। तो इनकी खोज सबसे पहले 1750 में टी फेटेनलर ने की थी। दिल्ली मिरात स्तंभ लेख के रूप में उन्होंने की थी। और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। प्रमुख शिलालेखों की बात करें तो प्रमुख जो मेजर जो रॉक एडिक्ट्स हैं, जो 14 हैं, जो देश के विभिन्न 8 अलग अलग स्थलों से हमें प्राप्त होते हैं। और इन 14 लेखों में धम्म के नियम और प्रशासनिक निर्देश उत्कीर्ण हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, जो कि पाकिस्तान में है। ये दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कालसी, जो उत्तराखंड में है। गिरनार, जो गुजरात में है। धौली और जोगड़, जो उड़ीसा में है। एरागुड़ी, जो एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। ये सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। 14 प्रमुख शिलालेखों का विषयवार संक्षिप्त विवरण इस तरह से हैं। प्रथम शिलालेख जो हैं, उसमें पशु बलि की निंदा और त्योहारों पर होने वाले उत्सव समारोह पर रोक लगाई गई थी। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था, लोक कल्याणकारी कार्य, छायादारी वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, दक्षिण के चोल, पांडे, सत्यपुत्र तथा केरल पुत्र राज्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में तृतीय शिलालेख में प्रादेशिक राज्यों को और युक्ता अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर धम्म प्रचार के लिए दौरे पर भेजने का आदेश तथा माता पिता की आज्ञा का पालन करना बताया गया है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष, युद्ध की घोषणा के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा, जिसमें समाज में नैतिकता और बड़ों के प्रति आदर का भाव बढ़ा। पांचवें शिलालेख में धम्म मात्र की नियुक्ति के लिए राज्यरोहण के 14वें वर्ष में और दासों तथा सेवकों के प्रति मानवीय व्यवहार का उपदेश दिया गया। छठे शिलालेख में राजा का प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण, संसार की सभी प्रजा मेरी संतान के समान है। राजा हर समय जनता के कार्यों के लिए तत्पर रहता है। सप्तम शिलालेख में सभी संप्रदायों और धर्मों के बीच आपसी सहिष्णुता, टॉलरेंस और संयम पर बल दिया गया है। अष्टम शिलालेख अशोक की पहली धम्म यात्रा, बोध गया की यात्रा का उल्लेख, जो पहले की विहार यात्रा शिकार खेलने के स्थान पर शुरू की गई थी। नवम शिलालेख सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार पर जोर, दासों और मित्रों के प्रति शिष्टाचार समारोह के बजाय धम्म आचरण को महत्व दिया गया है। दशम शिलालेख कीर्ति और यश की इच्छा का त्याग करना तथा केवल धम्म के आचरण और नियमों का पालन करना बताया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म का दान ही सबसे श्रेष्ठ दान है, जिससे मित्रों और संबंधियों के प्रति उचित आचरण शामिल है। 12वें शिलालेख में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सभी धर्मों और संप्रदायों के सार की वृद्धि के लिए सर्वधर्म संभाव और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया गया है। इसमें किसी भी धर्म की निंदा न करने की सख्त हिदायत दी गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का साक्ष्य है, जिसमें कलिंग युद्ध की विभीषिका, भीषण नरसंहार और युद्ध के प्रति अशोक के हृदय परिवर्तन का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें 8वीं जातियों की चेतावनी और यूनानी राजाओं एंटीयोकस आदि का भी उल्लेख किया गया है। चतुर्दश यानी 14वें शिलालेख में देशवासियों को धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना और अभिलेखों के लिखावट में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगना लिखा गया है। लघु शिलालेखों की अगर हम बात करें, माइनर रॉक एडिक्ट की बात करें, लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन, उसके बौद्ध धर्म अपनाने और उसके नाम का सीधा उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख स्थल हैं भाब्रू बैराट, जो कि जयपुर में पड़ता है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उद्गोलम, सासाराम, रूपनाथ एंड पंगुररिया, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित हैं ये। और अगर हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें, मास्की, गुर्जरा शिलालेख, गुर्जरा और नेट्टूर, उद्गोलम, ये लघु शिलालेखों में अशोक का वास्तविक नाम हमें यानी अशोक मिलता है, जबकि अन्य जगहों पर देवानाम पे उसको कहा गया है। भाब्रू बैराट शिलालेख, जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी गहरी निष्ठा व्यक्त की है, और बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ने के लिए 7 महत्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख किया गया कि ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे पिलर एडिक्स की, यानी स्तंभ लेख की। अशोक के 6 प्रमुख स्तंभ लेख हमें प्राप्त होते हैं, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। ये सभी स्तंभ एक ही प्रकार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और उन पर अद्वितीय चमक, पॉलिश, फिनिश्ड हैं। पहला है
वो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मूल रूप से हरियाणा के टोपरा में था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसे दिल्ली लाया गया। इस पर 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं। फिर है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। तीसरा है लोरिया नंदनगढ़, फिर है लोरिया अरराज और रामपुरवा। ये तीनों अभिलेख बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट है प्रयाग, जो कि इलाहाबाद स्तंभ लेख मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया गया। इसी पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख भी इसमें दर्ज किया गया है। लघु स्तंभ लेख की हम बात करें, माइनर पिलर एडिक्ट्स की बात करें, तो प्रमुख जो स्थल हैं वो है सांची मध्य प्रदेश, फिर है सारनाथ उत्तर प्रदेश, फिर है कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में। इसकी विशेषता क्या है? कौशाम्बी या रानी का अभिलेख, इसमें अशोक की रानी कारुबाकी तीवर की माता द्वारा किए गए दानों का उल्लेख किया गया है। सारनाथ और सांची स्तंभ लेख की अगर हम बात करें, इसमें संघ भेद, बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों को रोकने के लिए कठोर चेतावनी दी गई है कि संघ में फूट डालने वाले को सफेद वस्त्र पहनाकर समाज से निष्कासित कर दिया जाए। रुमिनदेई स्तंभ लेख जो लुम्बिनी नेपाल में है, ये अशोक के राज्यारोहण के 20वें वर्ष का है। इसमें भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा का उल्लेख है, जहां अशोक के कर भूमि राजस्व की दर 1/6 से 1/8 कर दी गई थी। और निगली सागर स्तंभ लेख नेपाल, इसमें कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के संवर्धन आकार दोगुना करने का उल्लेख किया गया है। अगर हम केव इंस्क्रिप्शंस की बात करें, गुफा अभिलेख की बात करें, जो प्रमुख स्थल हैं बिहार के गया के पास स्थित बराबर की पहाड़ियां, बराबर हिल्स ऑफ गया। प्रमुख विवरण, अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें और 19वें वर्ष में बराबर पहाड़ियों में आजीविका सेक्ट के साधु संतों के निवास के लिए चट्टानों को काट करके गुफाएं बनवाई थी। इसमें कर्ण, चौपड़ और सुदामा की गुफाएं प्रमुख हैं। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, जैसे गोपी गुफा। ये सभी गुफाएं प्राचीन भारतीय धार्मिक सहिष्णुता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें, तो वो है मौर्यकालीन संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और वास्तुकला। मौर्यन एज कल्चर की बात कर लेते हैं अलग से। मौर्य साम्राज्य लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व सामान्य संवत पूर्व का कालखंड न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस काल में कला, वास्तुकला, दर्शन के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं समाज को, सोशल लाइफ को। मौर्यकालीन समाज के अध्ययन के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्रोत माने जा सकते हैं। वर्ण व्यवस्था और जातियों की बात कर लेते हैं। पारंपरिक वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज का आधार थी, किंतु मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में भारतीय समाज को 7 जातियों में 7 क्लासेस में विभाजित किया। मेगस्थनीज का यह वर्गीकरण जन्म आधारित जातियों पर नहीं, बल्कि लोगों के व्यवसाय ऑक्यूपेशन पर आधारित था। वो थे दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। दार्शनिक यानी फिलोसोफर्स, किसान फार्मर्स, पशुपालक या शिकारी हॉर्स एंड हंटर्स, कारीगर शिल्पी आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन, सैनिक योद्धा सोल्जर्स, निरीक्षक गुप्तचर ओवरसियर एंड स्पाइस, मंत्री सभासद काउंसिलर्स एंड असेसर्स। शूद्रों की स्थिति में सुधार। मौर्य काल में शूद्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्रों को कृषि करने और सेना में भर्ती होने की अनुमति थी तथा उन्हें आर्य कहा गया। दास प्रथा, स्लेवरी की अगर हम बात करें, यूनानी लेखकों का दावा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी,
किंतु कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्पष्ट रूप से 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। हालांकि यूनानी दासों के मुकाबले भारतीय दासों की स्थिति बहुत मानवीय थी। उन्हें संपत्ति रखने और कानूनी अधिकार भी प्राप्त थे। स्त्रियों की स्थिति बात करें, स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं और समाज में महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे उच्च पदों पर कार्य करती थी, जैसे राजा की अंगरक्षिकाएं, गुप्तचरी व्यवस्था में। अर्थशास्त्र में विधवा विवाह और पुनर्विवाह नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है। महिलाओं के लिए अनिष्कासिनी अर्थात जो घर की चार दीवारी में रहती हैं, उसके रूप में उनका उल्लेख मिलता है। जबकि स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली महिलाओं को स्वैरिणी यानी स्वैरिणी स्वतंत्रता पूर्वक रहने वाली महिलाओं को कहा गया है। आर्थिक लाइफ की बात करें, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़, राज्य नियंत्रित और कृषि प्रधान थी। कृषि और सिंचाई की बात करें, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। राज्य द्वारा सिंचाई के सुदृढ़ प्रबंध किए जाते थे। जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य और अशोक के गवर्नर तुसप ने सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण और पुनरुद्धार करवाया। राज्य द्वारा सीधे नियंत्रण वाली उपजाऊ भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। कर प्रणाली की बात करें, टैक्सेशन की अगर हम बात करें, राज्य की आय का मुख्य स्रोत कर था। कृषि की उपज का एक 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा हिरण्य कर जो कि कैश टैक्स होता था, शुल्क कर जो व्यापारिक कर होता था, विष्टि जो बेगार श्रम के रूप में माना जाता था। ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख हिस्से हुआ करते थे। व्यापार और वाणिज्य की बात करें, ट्रेड इन कॉमर्स की हम अगर बात करें, आंतरिक और बाह्य व्यापार चरम सीमा पर था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और भरूच प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। भारत का व्यापार पश्चिमी एशिया, मिस्र और ग्रीक राज्यों के साथ होता था। मुख्य निर्यात वस्तुएं रेशम, मलमल, हाथीदांत, मसाले और कीमती पत्थर थे। मुद्रा प्रणाली, कोइनेज, मौर्य काल में विनिमय के लिए मुख्य रूप से आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स, क्षत्रपना का प्रयोग होता था, जो अधिकांशतः चांदी और तांबे के होते थे। इन सिक्कों पर मयूर, सूर्य और चंद्र जैसे चिन्ह आहत यानी ठप्पा किए जाते थे। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें, रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करें, तो मौर्य काल धार्मिक सहिष्णुता, बहुलता और वैचारिक स्वतंत्रता का काल था। धार्मिक बहुलता, रिलीजियस प्लूरलिज्म, समाज में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का सह अस्तित्व था। वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक संप्रदाय, भागवत, वैष्णव संप्रदाय, ये सभी धर्म को समान रूप से फलने फूलने का अवसर मिला था। शासकों की धार्मिक नीतियों की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को अपना लिया था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी रहा और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे धम्म के माध्यम से वैश्विक पहचान भी अशोक ने दिलवाई। धार्मिक सहिष्णुता की पराकाष्ठा, अशोक के 13वें शिलालेख और बराबर के गुफाओं के आजीविकों को दान देने के साक्ष्य इस बात के प्रमाण हैं कि मौर्य सम्राटों ने कभी भी किसी पर भी अपना धर्म थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों के बीच सद्भाव का जोर दिया। कला और वास्तुकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बांटा जाता है, राजकीय कला और लोक कला, पॉपुलर आर्ट एंड कोर्ट आर्ट। स्तंभ वास्तुकला, मोनोलिथिक पिलर्स, मौर्य कला की सबसे बड़ी विशेषता एकाश्म बलुआ पत्थर के स्तंभ हैं, जिन पर अद्भुत शाइन ओप है। सारनाथ स्तंभ, इसका शीर्ष भाग लॉइन कैपिटल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, जिस पर 4 सिंह पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और नीचे धर्म चक्र बना हुआ है। स्तूप वास्तुकला, बौद्ध अवशेषों पर अर्ध गोलाकार टीले बनाए गए और सम्राट अशोक के काल में 84,000 स्तूपों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप और बरहूत स्तूप इसी काल की वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। गुफा वास्तुकला, रॉक कट केव्स, बिहार में गया के पास बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाई गई थी, जैसे सुदामा गुफा,
कर्ण गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, जिनकी पॉलिश कांच के जैसे चमकदार हैं। लोक कला की अगर हम बात करें, मूर्तियां इस काल में यक्ष और यक्षिणियों की विशाल मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जैसे पटना दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, जो पॉलिश कला का सुंदर उदाहरण है। ब्राह्मी लिपि, इसकी विशेषता यह है कि यह प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली लिखी लिपि है। अशोक के अधिकांश शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उत्कीर्ण है। लिखने की दिशा जो है, ये बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, जैसे देवनागरी लिखी जाती हैं। ऐतिहासिक खोज की अगर हम बात करें, तो 1837 में ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के माध्यम से ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की। एक्चुअली वो खरोष्टी लिपि की भी बात हो रही थी उसमें, है ना। खरोष्टी लिपि की अगर हम बात करें, तो ये उत्तर पश्चिम भारत, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित थी। ये अरेमाइक लिपि से प्रभावित थी, और ये लिपि दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे आधुनिक अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें, अशोक का साबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख जो हैं, इसी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो मौर्य साम्राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को भी दिखाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, वो है चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का पतन और उत्तर मौर्य काल, डी डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो सबसे पहले आप खुद सोच के बताइए कि मौर्य साम्राज्य अगर बहुत बेहतर था, बहुत ही बढ़िया था, तो इसका पतन क्यों हुआ होगा। और यह भी सोचिए कि किसी भी साम्राज्य का पतन क्यों होता है। तो हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद में, जो कि 232 सामान्य संवत पूर्व में हुई। उसके बाद में विशाल मौर्य साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा, छोटा होने लगा। इसके पतन के लिए प्रमुख कारण जो है, इतिहासकारों ने बताए हैं। सबसे पहला है अशोक की नीतियां और अहिंसावादी दृष्टिकोण, क्योंकि राज्य के लिए हिंसा अनिवार्य है। इतिहासकार एच.सी. रायचौधरी और के अनुसार अशोक की शांति प्रिय नीतियों और अत्यधिक अहिंसा पर जोर देने के कारण और प्रशासनिक मशीनरी कमजोर हुई, जिससे साम्राज्य बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों के प्रति असहाय हो गया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी ऐसा ही कहते हैं। उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है अहिंसावादी नीति का अशोक के। तो उन्होंने ये कहा कि भाई, जिसको भिक्षुक होना था वो राजा हो गया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ब्राह्मणिकल रिएक्शन। इतिहासकार हरिप्रसाद शास्त्री ने यह कहा है कि अशोक द्वारा पशु बलि पर रोक लगाने, महामात्रों की नियुक्ति रोकने और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार पर आघात करने के कारण ब्राह्मण वर्ग में बहुत ही असंतोष हो गया था, जिसके कारण से शुंग वंश की स्थापना हुई और पुष्यगुप्त शुंग ने यह भूमिका निभाई। ये उनका बहुत ही निजी तर्क है। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन और कमजोर उत्तराधिकारी। मौर्य प्रशासन अत्यधिक रूप से राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर था, और अशोक के बाद में कुणाल हुआ, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर बृहद्रथ। ऐसे बहुत ही दुर्बल उत्तराधिकारी हुए थे, जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। आर्थिक संकट और राजकोष का खाली होना, भारी भरकम सेना, विशाल प्रशासनिक अमले और अशोक द्वारा बौद्ध संघों और लोक कल्याणकारी कार्यों में बेहिसाब दान देने के कारण से मौर्य राजकोष खाली होने लगा था। प्रांतीय अत्याचार और अधिकारियों का कुशासन। अशोक के शिलालेखों, जैसे कलिंग पृथक शिलालेख, में इस बात का उल्लेख है कि प्रांतीय अधिकारियों, महामात्रों के दुर्व्यवहार के कारण तक्षशिला और अन्य प्रांतों में बार बार विद्रोह हुए। शुंग वंश, शुंगा डायनेस्टी। 185 सामान्य संवत पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने परेड के दौरान ही उनकी हत्या कर दी और मगध में शुंग राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी पहले पाटलिपुत्र थी, फिर विदिशा रखी गई थी। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां क्या थी? अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। साम्राज्य की रक्षा और विस्तार। पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर पश्चिम में होने वाले यमन यानी ग्रीक आक्रमणों, जिसे डिमेट्रियस या मिनेंडर को सफलतापूर्वक विफल किया, और अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुद्धार करते हुए पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें पुरोहित प्रसिद्ध
विद पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। और अयोध्या शिलालेख जो दंतदेव का अभिलेख है, उसमें उसके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म की प्रतिनीति। बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यावदान में पुष्यमित्रों को बौद्धों का उत्पीड़क और स्तूपों का ध्वंसकर्ता बताया गया है, किंतु आधुनिक इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं, क्योंकि इसी काल में भरहूत स्तूप और सांची के स्तूप का रेलिंग तोरण कार्य का भी विस्तार हुआ, जो शुंग डायनेस्टी ने ही किया। शुंगकालीन कला और वास्तुकला। भरहूत सतना मध्य प्रदेश और सांची के स्तूपों की पाषाण वास्तुकला शुंग काल की महान देन है। कर्ण डायनेस्टी की अगर हम बात करें, कर्ण वंश की बात करें, तो इसकी स्थापना 75 सामान्य संवत पूर्व बीसीई के टाइमिंग में हुई। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दी थी और 75 बीसीई में कण्व वंश की स्थापना की। इसके प्रमुख शासक कौन थे? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। पतन। इस वंश का शासन बहुत सीमित, मुख्य रूप से मगध के आसपास में था और 30 बीसीई 30 सामान्य संवत पूर्व में सातवान शासक शुमुख ने कण्व वंश का पतन कर दिया। और फिर बाद में आता है सातवान वंश, सातवानास। तो पुराणों में इनको आंध्र कहा है। कुछ लोग आंध्र भृत्य भी कहते हैं, क्योंकि वो आंध्र उनके वहां पे ड्यूटी करते थे। इसका संस्थापक सिमुख था। राजधानी प्रतिष्ठान, पेक्षण महाराष्ट्र और अमरावती जगह थी। प्रमुख शासक कौन थे? सातकर्णी प्रथम। साम्राज्य का वास्तविक विस्तारक, जिसको दक्षिणापथपति की उपाधि भी जिन्होंने धारण की थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक, लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसने शक शत्रु नाहपान को पराजित किया और त्रिसम दक्षिणोदधिवाहन, जिसके घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया हो, उसकी उपाधि उसने धारण की। नासिक अभिलेख उसकी विजयों का वर्णन करता है। वसुपुत्रनी और पुलोमावी और यज्ञ श्री सातकर्णी व्यापार और समुद्री नौवहन के प्रेमी शासक थे, जिनके सिक्कों पर जहाज यानी शिप के चित्र मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सातवान कल्चर की, जिसमें है सोशल लाइफ। सातवान समाज मात्र सत्तात्मक था, जहां राजा अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, किंतु कुल और उत्तराधिकार पितृसत्तात्मक ही था। समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें, रिलीजियस लाइफ की बात करें, सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म, वैदिक और भागवत धर्म के प्रबल संरक्षक थे, जिन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किए। इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, विशेषकर चैत्य और विहारों के लिए भूमि दान देकर को भी राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें, इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, कृषि और अंतर्देशीय व समुद्री व्यापार उन्नत अवस्था में था। भृगुकुच, भरूच और कल्याण प्रमुख बंदरगाह थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के भारत आए। प्लिनी ने इस पर चिंता जताई थी। उसी ने अपनी किताब नेचुरल हिस्टोरिका में ये कहा था कि दुनिया भर में जहां जहां पे भी सोना है, वो सब घूम फिर करके भारत में ही आकर के जमा हो जाता है। सातवाहन काल में ही सबसे पहले शीशे यानी लीड के सिक्के जारी किए गए थे। कला और वास्तुकला। सातवाहन काल में दक्कन में रॉक कट वास्तुकला, रॉक कट आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल देखा गया। कार्ले का महान चैत्य। कार्ले का महान चैत्य, भाजी, कनेरी, एलोरा की गुफाएं इसी काल की देन है। अमरावती स्तूप का संगमरमर से भव्य निर्माण सातवाहन कला की सर्वोच्च उपलब्धि है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को संरक्षण मिला और हाड़ा द्वारा गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। और पल्लव एंड पार्थियन की अगर हम बात करें, तो ये मूल रूप से ईरानी पार्थिया के निवासी थे, जो शकों के बाद में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आए। प्रमुख शासक थे गोंडोफर्नेस। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, जिसके शासनकाल में तख्त ए बही अभिलेख मिलता है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट है बैक्ट्रियन यूनि।
इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियंस, इंडो ग्रीक। बैक्ट्रिया आधुनिक उत्तरी अफगानिस्तान और मध्य एशिया के ग्रीक शासक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर आक्रमण किया और अपनी सत्ता स्थापित की। प्रमुख शासक मिलिंद था, जो बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए और उनके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक संवाद प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिलिंद के प्रश्न संकलित हैं। ऐतिहासिक महत्व की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे पहले स्वर्ण सिक्के गोल्ड कॉइन जारी करने और राजाओं के नाम व चित्र युक्त सिक्के पोर्ट्रेट कॉइन्स चलाने का श्रेय जो है वो इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। उन्होंने भारतीय खगोल विज्ञान और गांधार कला पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, वो है विदेशी आक्रमण और उत्तर मौर्यकालीन राजवंश, फॉरेन इन्वेजन्स एंड पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज। उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक बैक्ट्रियंस, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेमेट्रियस। ये बैक्ट्रिया का ग्रीक राजा था जिसने लगभग 190 सामान्य संवत पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और पंजाब तथा सिंधु घाटी के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसने साकल, जिसको उस समय सियालकोट कहा जाता था, उसको अपनी राजधानी बनाया और उसे भारतीय यूनानी या इंडो ग्रीक वंश का शासक माना जाता है। यूक्रेटाइडस यूक्रेटाइडस डिमिट्रियस के समकालीन या प्रतिद्वंदियों में यूक्रेटाइडस का नाम आता है, जिसने तक्षशिला और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों के ऊपर अधिकार कर लिया और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। मिलिन या मिनेंदर, ये इंडो ग्रीक राजवंश का सबसे प्रसिद्ध प्रतापी शासक था। लगभग 165-45 सामान्य संवत के आसपास में ये रहा है। इसने गंगा यमुना दोआब तक आक्रमण किया। बौद्ध धर्म से संवाद, मिनेंदर से बौद्ध दार्शनिक नागसेन से जीवन और दर्शन के गहरे प्रश्न पूछे। इन दोनों के बीच का ये जो दार्शनिक संवाद है, ये मिलिंद पन्नो जो हमने पहले भी पढ़ा था उसमें ये मिलता है और इसी से वो प्रभावित हुआ और फिर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के गोल्ड कॉइन्स जारी करने और सिक्कों पर राजाओं के नाम व चित्र पोर्ट्रेट अंकित करने की परंपरा इंडो ग्रीक शासकों ने ही शुरू की थी। अब हम बात करेंगे शक या सीथियन, शकाज एंड सीथियंस। मूल रूप से ये मध्य एशिया की घुमक्कड़ सीथियन जनजाति शक यूनानियों के बाद भारत में आई थी और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने क्षत्रप यानी गवर्नर राज्य स्थापित किए थे। तक्षशिला के शक की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम में मुइस पहला शक शासक था जिसने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाया। फिर है मथुरा के शक क्षत्रप, मथुरा क्षेत्र में राजा राजुला और उसके पुत्र सौदास ने शासन किया और मथुरा का सौदास का सिंह शीर्ष अभिलेख लॉइन कैपिटल, इस इंस्क्रिप्शन जो है वो इस काल के जैन इतिहास और कला का महत्वपूर्ण साक्ष्य भी माना जाता है। महाराष्ट्र पश्चिमी भारत के क्षत्रप, इस शाखा को कारहम क्षत्रप या नापान का वंश भी कहा जाता है। नापान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था जिसे सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। सौराष्ट्र और मालवा के शक पश्चिमी क्षत्रप, इस वंश का संस्थापक चेष्टन था और रुद्रदामन प्रथम इस वंश का सबसे महान शासक था। उसका जूनागढ़ अभिलेख 150 संवत में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भारत का पहला विस्तृत ऐतिहासिक अभिलेख है। इस अभिलेख में उसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील के टूट जाने पर और अपने निजी कोष से उसका भव्य पुनर्निर्माण करवाने का उसने उल्लेख किया है। अब हम बात करेंगे कुषाण डायनेस्टी की, कुषाण वंश की। कुषाण मूल रूप से चीन की सीमा के पास रहने वाली यू ची जनजाति की एक शाखा गुइशुंग से संबंधित थे। इसका संस्थापक कौन था? कुषाण वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक कुजोल कडफिसेस थे जिन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। उनके बाद में विम कडफिसेस थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे और शिव भक्त महेश्वर की उपाधि उन्होंने धारण की थी। फिर हम बात करेंगे कनिष्क की, जो कि कुषाण वंश से संबंधित हैं। कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी सम्राट कनिष्क था जिसका राज्यारोहण संभवतः 78
सामान्य संवत में हुआ था। और इसी वर्ष में शक संवत शका एरा की शुरुआत मानी जाती है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भी अपनाया गया है। राजधानियां, कनिष्क को दो राजधानियां कनिष्क की दो राजधानियां थी। एक थी पुरुषपुर, जो पेशावर के पास में है, और एक थी मथुरा। साम्राज्य का विस्तार, कनिष्क ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से उत्तर भारत, मध्य एशिया, खोटान, यारकन, काशगर और मगध तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चीन के हान राजवंश के साथ उसके संघर्ष का उल्लेख मिलता है। पहले वे चीनी जनरल पांचाओ से पराजित हुआ, बाद में उसने चीन को हरा दिया था। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। कुषाणों ने फारसी और यूनानी प्रशासनिक प्रणालियों को अपनाया। उन्होंने क्षत्र प्रणाली, साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर वहां सैन्य गवर्नर को नियुक्त करना, इसको मजबूत किया। राजाओं को देवपुत्र, चीनी और रोमन परंपराओं से प्रेरित की उपाधि धारण की, जो राजत्व के देवीय सिद्धांत, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप को दर्शाती हैं। अगर हम धर्म की बात करें, कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। इस संगति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। कनिष्क ने महायान शाखा को राजकीय संरक्षण दिया, जिसके तहत पहली बार बुद्ध की मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। अगर हम साहित्य और लिटरेचर की बात करें, अश्वघोष जो राजकवि थे, उन्होंने महाकाव्य बुद्ध चरित का रचना की। सौंदर्यानंद लिखा और सूलकार उन्होंने लिखा। नागार्जुन जो थे वो महान दार्शनिक थे, रसायन शास्त्री थे। उन्होंने शून्यवाद, जिसको माध्यमिक दर्शन कहा जाता है, उसका प्रतिपादन किया। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, या प्राचीन भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चरक राज्यवेद्य थे, जिन्होंने प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। उन्होंने महाविभाषा शास्त्र लिखा था। कला और वास्तुकला की बात करें, कुषाण काल भारतीय कला और मूर्तिकला का स्वर्णिम काल था। इस काल में मुख्य रूप से दो प्रकार की कला शैलियों का विकास हुआ था। पहली थी गांधार कला शैली, गांधार आर्ट स्टाइल। इसका केंद्र उत्तर पश्चिम तक्षशिला, पेशावर, अफगानिस्तान था। इस पर ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस गहरा रहा था। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां काले स्लेटी पत्थर, ग्रे शिष्ट से बनाई गई थी, जो अपोलो देवता जैसी दिखती थी। घुंघराले बाल, मस्कुलर शरीर, पारदर्शी वस्त्र। मथुरा कला, ये पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय शैली थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया, और इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, तीनों से जुड़ी हुई मूर्तियां बनाई गई। बुद्ध की मूर्तियां शांत रूप में, अभय मुद्रा में और भारतीय आध्यात्मिक शैलियों में गढ़ी गई थी। अब हम बात करेंगे आज का जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी। चैप्टर नंबर 9 है पूर्वी और दक्षिणी भारत, महामेवाहन और संगम काल एंड बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया, ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया एंड द संगम एज, जिसमें हम बात करने वाले हैं कलिंग का चेदी वंश, चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ। इस वंश की जानकारी एकमात्र और सबसे प्रामाणिक स्रोत भुवनेश्वर, उड़ीसा के पास उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख इंस्क्रिप्शन से हमें प्राप्त होती है। खारवेल और उनकी उपलब्धियां, खारवेला एंड हिज अचीवमेंट। खारवेल चेदी वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था। वे जैन धर्म का अनुयायी था। सैन्य विजय और उपलब्धियों की बात करें, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उसने मगध पर आक्रमण किया और तत्कालीन राजा बृहस्पति मित्र या बृहद्रथ को पराजित किया, और जैन धर्म की पवित्र मूर्ति जिनेंद्र की मूर्ति को वापस कलिंग ले गया। उसने सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की परवाह किए बिना पश्चिम भारत की ओर अभियान चलाया। दक्षिण भारत के तमिल राज्यों चोल, पांडे, केरल पुत्र के संघ को पराजित किया और उसने भारी कर वसूला। लोक कल्याणकारी कार्यों की अगर हम बात करें, तो खारवेल ने अपने राज्य में जनहित के कार्य किए, जैसे नहरों का विस्तार, कुल्य नहर का
निर्माण और उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं जैसे हाथी गुम्फा और मंचपुरी गुफा का निर्माण करवाना। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रारंभिक राज्य संगम युग, अर्ली सदर्न किंगडम्स एंड द संगम एज। सुदूर दक्षिण भारत का इतिहास संगम काल लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में आता है। इस काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरै में तमिल कवियों और विद्वानों की 3 महासभाएं संगम आयोजित की गई थी। इस काल में 3 प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ। एक है चोल किंगडम, चोल साम्राज्य। इसका क्षेत्र था वेल्लोर और कावेरी नदी के डेल्टा का भाग। राजधानी उरैयोर जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, और बाद में पुहार, कावेरीपट्टनम जो मोस्ट प्रोबेबली द्वार समुद्र के आसपास रहा है। महान शासक थे करिकाल, जिसने कावेरी नदी के तट पर बांध ग्रांड एनिकट बनाया और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। चोलों का प्रतीक बाघ, टाइगर था। चेर साम्राज्य की बात करें, आधुनिक केरल पुत्र का क्षेत्र। राजधानी वंची, क्रूर, मुसिरी प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिसी भी बोल देते हैं इसको। और महान शासक सेनगुट्टवन, रेड चेरा एंड सेनगुट्टवन, जिसकी पत्नी की कल्ट की कन्नगी पूजा या सती पूजा की शुरुआत की। कन्नगी पूजा और सती पूजा की उसने शुरुआत की थी। चेर वंश का प्रतीक जो था वो था धनुष और तीर, बाउ एंड ओरो। पांड्य साम्राज्य की अगर हम बात करें, जो सुदूर दक्षिण में आधुनिक मदुरै और तिरुनेलवेली, राजधानी मदुरै जो कि तमिल साहित्य का केंद्र था। विशेषताओं की अगर हम बात करें, यहाँ पर मोती का व्यवसाय होता था और समुद्री व्यापार के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध था। इसके शासनकाल में ही संगम सभाएं हुई। पांड्यों का प्रतीक मछली, फिश था। संगम साहित्य की अगर हम बात करें, संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का सबसे प्रामाणिक दर्पण है। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पट्टू पाटू टेन इड्डली 10 गीत। इसमें कविताएं और राजाओं की प्रशंसा शामिल हैं। एट्टू गोताई, 8 ओर्थन गोथई, 8 संग्रह। इसमें प्रेम और वीरता से जुड़ी हुई कविताएं हैं। पेदनी की काणकु, 8 माइनर वर्क्स। इसमें नैतिकता और दर्शन के ग्रंथ शामिल हैं। इसमें जिसमें तिरुवल्लुवर द्वारा रचित थिरुकुरुल को तमिल साहित्य का बाइबल या पंचम वेद कहा गया है। महाकाव्य शिल्पाधिकरण एलिंगोएडिगल द्वारा ये रचित हैं। मणिमेखलाई चित्तनार ने लिखा था। इस काल के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। संगम काल की संस्कृति, संगम एज कल्चर सोसाइटी। संगम समाज में जातियों का उदय हो चुका था, किंतु उत्तर भारत की तरह कठोर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समाज में योद्धाओं, वेल्लार, असरर और किसानों का महत्वपूर्ण स्थान था। महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था, जैसे अव्वैयार जैसी प्रसिद्ध कवयित्री। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था कृषि और समुद्र व्यापार पर आधारित थी। धान की खेती प्रमुख थी। रोम और पश्चिमी देशों के साथ भारी व्यापार होता था। मुजरिसी और अरिकमेडो प्रमुख रोमन व्यापारिक केंद्र थे। रोमन सिक्के यहाँ से हमें मिलते हैं, भारी मात्रा में दक्षिण भारत से मिलते हैं। धर्म और धार्मिक विश्वास की हम बात करें, रिलीजन की बात करें, संगम काल के लोग प्रकृति और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनका सर्वोच्च देवता मुरुगन सुब्रमण्यम कीर्तिके था, जिन्हें तमिलों का संरक्षक देवता माना जाता था। इसके अलावा शिव, विष्णु, मायोन, इंद्र, गोकर्ण की भी पूजा होते थे। वीरगढ़ हीरो स्टोन्स स्थापित करने की परंपरा वीरों की याद में एक सामान्य बात थी। कला की बात करें, लकड़ी, हाथी दांत, ईंटों से बनी वास्तुकला इस काल की विशेषता थी। गुफाओं में जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवास बनाए गए थे। संगीत और नृत्य, कुत्तों का प्रचलन बहुत ज्यादा था। अब हम बात करेंगे बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया से आप क्या समझते हैं? देखो, प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति, व्यापार, धर्म, कला का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया, सुवर्णद्वीप और मध्य एशिया तक हुआ, जिसे बृहत्तर भारत कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया
साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय उपनिवेश कौन कौन से थे? कंबोडिया, काम्बोज। यहाँ कौंडिन्य नामक भारतीय राजकुमार ने फुनान राज्य की स्थापना की। बाद में खमेर साम्राज्य के राजाओं ने अंकोर वाट के भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। जावा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, यहाँ शैलेंद्र राजवंश ने शासन किया और जावा के बोरबुदुर में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया। चंपा, वियतनाम, यहाँ हिंदू संस्कृति और शिव संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव था। म्यांमार, स्वर्ण भूमि और थाईलैंड सयाम, यहाँ बौद्ध धर्म जो थेरवाद से रिलेटेड है और भारतीय महाकाव्य जो रामायण और महाभारत हैं उनकी संस्कृति का प्रभाव दिखता है। अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो इतिहासकार आर.सी. मजूमदार और प्रोफेसर के ए नीलकंठ शास्त्री ने, जिन्होंने साउथ इंडिया के ऊपर बहुत काम किया, उन्होंने ये बताया कि ये प्रसार तलवार के बल पर नहीं बल्कि भारतीय व्यापारियों, बौद्ध भिक्षुओं और सांस्कृतिक मूल्यों के शांतिपूर्ण आदान प्रदान, कल्चरल डिफ्यूजन का परिणाम था। अब हम आज का अंतिम जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, वो है प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम, AIKS। प्राचीन भारत में दर्शन, आध्यात्मिकता और राजनीति का ही केवल केंद्र मात्र नहीं था, बल्कि यहाँ पर गणित, विज्ञान, खगोल, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र में भी विश्व के उस समय में सबसे ऊंचे स्थान पर था। प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने प्रकृति के नियमों को समझते हुए मानवता को अमूल्य वैज्ञानिक धरोहरें दी, जिसमें है प्रथम खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, जिसको ज्योतिषा के रूप में जानते हैं। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान को वेदांग ज्योतिष के रूप में वेदों का अंग माना गया है। खगोल विदों ने ग्रहों की गति, पृथ्वी की आकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों पर अद्वितीय खोजें की, जिसमें आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी 476 संवत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी, आर्यभट्टियम। इसमें यह वैज्ञानिक सत्य प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण से दिन और रात होते हैं। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वास्तविक वैज्ञानिक कारणों, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने की सटीक व्याख्या की, जो अंधविश्वासों के विपरीत थी। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी के महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य, उनकी एक रचना है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। उन्होंने खगोल विज्ञान में यूनानी, रोमन और भारतीय सिद्धांतों का समन्वय करके सिद्धांत ज्योतिष में अपना काम भी किया। ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री, उनकी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रारंभिक रूप मिलता है, जिसमें वो बताते हैं पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की अगर हम बात करें, जिसको हम पदार्थ विज्ञान कहते हैं, तो प्राचीन भारतीय दर्शन विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में पदार्थ, गति, ब्रह्मांड की संरचना के भौतिक नियमों की गहरी मीमांसा की गई है। जैसे महान मुनि कणाद मुनि ने, सेज कणाद ने कहा है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी के से सदियों पहले परमाणु और अणु की अवधारणा दी। उनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अदृश्य, अविभाज्य कणों, परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। गति और द्रव्यमान की अवधारणा, प्राचीन भारतीय भौतिक शास्त्रियों ने द्रव्य, मैटर, प्रकाश, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों के माध्यम से भौतिक पदार्थों के गुणों, वेग और त्वरण, एक्सेलरेशन के नियमों की व्याख्या की। केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र, रसशास्त्र, भारत में रसायन और धातु विज्ञान का विकास मुख्य रूप से चिकित्सा, आयुर्वेद और धातुओं के शोधन के लिए हुआ था। उसमें एक बहुत बड़े आचार्य हैं, वो है नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन, कुषाण काल के महान रसायन शास्त्री और दार्शनिक। उनकी रचना है रस रत्नाकर में पारद, मरकरी, गंधक और विभिन्न धातुओं के शोधन, यौगिकों के निर्माण और अशुद्ध धातुओं को सोने में बदलने, अल्केमी के रासायनिक प्रयोगों का वर्णन है। औषधीय रसायन,
प्राचीन भारतीयों को विभिन्न रसायनों, लवणों, सॉल्ट्स और भस्मों, मेटेलिक एशेस को बनाने की उन्नत तकनीकें ज्ञात थी, जिनका उपयोग चिकित्सा शास्त्र में किया जाता था। वास्तुकला और मूर्तिकला, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र और वास्तुविद्या ने पूरी दुनिया को अचंभित किया। ग्रंथ और नियम, वास्तुकला के नियम मानसार, मयमतम और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित नगर नियोजन, मंदिर निर्माण, नागर, द्रविड़, वेसर शैलियों और महल के निर्माण में ज्यामितीय और वास्तु नियमों का कठोर पालन होता था। मूर्तिकला की तकनीक, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य, दीदारगंज, यक्षिणी, कुषाण, गांधार और मथुरा कला, गुप्त काल, सारनाथ के बुद्ध तक मूर्तिकला में बलुआ पत्थर, संगमरमर, टेराकोटा और कांस्य ब्रोंज का अद्वितीय प्रयोग हुआ है। धातु विज्ञान की अगर हम बात करें, मेटलर्जी की बात करें, प्राचीन भारत का धातु विज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर था, जिसके जीवन प्रमाण आज भी इतिहास के पन्नों के ऊपर दर्ज हैं। जिसमें एक उदाहरण हमें मिलता है दिल्ली का लौह स्तंभ, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। चंद्रगुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के काल का वह लौह स्तंभ महरौली, दिल्ली में स्थित है। लगभग 1600 वर्षों से खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश में रहने के बावजूद आज तक इस पर जंग नहीं लगी है, रस्ट नहीं लगी है, जो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की उच्च कोटि की तकनीक क्षमता, फास्फोरस की उच्च मात्रा और शुद्ध लौह तकनीक का दुनिया भर में अजूबा प्रमाण है। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, गुप्त काल की 7.5 फीट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा, जो वर्तमान में बर्मिंगम संग्रहालय में है। धोक कला, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का उदाहरण है। आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस एंड आयुर्वेदा, प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान ने मानवता को रोग मुक्त करने के लिए दो महान संहिताएं दी। एक है चरक संहिता, एक है सुश्रुत संहिता। चरक, कनिष्क के राजवैद्य चरक के द्वारा चरक संहिता काया चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें रोगों के कारण, निदान, औषधियां, आनुवंशिक विज्ञान, जेनेटिक्स की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत शल्य सर्जरी के जनक माने जाते हैं ये, और सुश्रुत संहिता की इन्होंने रचना की। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का, नाक की सर्जरी, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट ऑपरेशन और सिजेरियन डिलीवरी का दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है। सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरण, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन किया गया है। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता और चिकित्सा विज्ञान के आदि आचार्य माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जल प्रबंधन और सिंचाई तकनीक। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण और सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाना प्राचीन जल तकनीक का उत्कृष्ट नमूना है। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली और धौलावीरा के जल कुंड, वाटर रिजर्वायर तकनीक दक्षता के प्रतीक हैं। वस्त्र निर्माण और रंगाई, प्राचीन भारत में मलमल, सूती वस्त्रों की रंगाई और पक्के रंग, नेचुरल जो डाइज होती थी, वो कपड़ों की रंगाई की तकनीक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, गणित की। गणित के क्षेत्र में भारत की खोजों ने आधुनिक डिजिटल दुनिया की नींव रखी। जीरो और दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, भारत ने दुनिया को शून्य की अवधारणा, दशमलव पद्धति उपहार में दी। इसका सबसे पहला लिखित प्रमाण 5वीं शताब्दी के लोक विभाग ग्रंथ और ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर के अभिलेख से प्राप्त होता है। आर्यभट्ट, इन्हें पाई का मान 3.1416 लगभग 22/7 लगभग बिल्कुल सटीक रूप से निकाला और बीज गणित, अलजेब्रा के नियम भी दिए। भास्कराचार्य प्रथम
और द्वितीय भास्कराचार्य फर्स्ट एंड सेकंड। भास्कराचार्य सेकंड 12वीं शताब्दी द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ, जिसमें लीलावती और बीज गणित भाग शामिल हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण, चक्रवाल विधि, चक्रवाल मेथड एंड खगोलीय गणनाओं के जटिल गणितीय सूत्र दिए गए हैं। इस तरह से हमने प्राचीन भारत के रिवीजन के संदर्भ में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रिवीजन का अभ्यास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।